अध्याय 181। डॉक्टर जटलैंड और उनके विशाल कैरियस मेज के जाने से शिकार पलाटन को बहुत जरूरी राहत मिली। यांत्रिकी तकनीशियनों और आपूर्तियों ने परिवहन को स्थिर गति से जारी रखा। एक रखरखाव टीम ने क्षतिग्रस्त मशीनों की कुछ खत्म हो चुकी ऊर्जा कोशिकाओं को फिर से भर दिया। उन्होंने साम्राज्यवासियों को उनकी रेलगनों के लिए गोला बारूद से भी भर दिया। जहां तक अजाक्स ओलंपियनों का सवाल है, पिछली सगाई में उन दोनों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। एक भारी शूरवीर घायल पैर के साथ जमीन पर लेट गया, जबकि दूसरा बुरी तरह झुलसा हुआ खड़ा था। दोनों में को व्यापक ओवरहाल की आवश्यकता थी, कुछ ऐसा जो वेस एक विदेशी जंगल के बीच में नहीं कर सका। क्षतिग्रस्त मेक को घर वापस लाने के लिए वेस ने अपंग पैर वाले मेक में कुछ गतिशीलता बहाल करने को प्राथमिकता दी। अंग को गंभीर क्षति हुई, लेकिन स्कैनर मॉड्यूल से निकली रीडिंग से पता चला कि उसके पास इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता था। ऐसा लगता है कि काइमेरा में के दांतों ने बहुत गहराई तक नहीं काटा है। वेस के बगल में खड़े होकर चीफ रामिरेज बुदबुदाया। उसने वायर फ्रेम लेक के केंद्र की ओर इशारा किया। जबकि अधिकांश बाहरी भाग अस्त व्यस्त हैं, अंग का आंतरिक ढांचा अभी भी बरकरार है। इस संभावना से दोनों चिंतित थे। चूंकि यह उपरोक्त अंग के पैर की हड्डी के रूप में कार्य करता है, एक टूटे हुए आंतरिक फ्रेम का मतलब है कि मेक अंग पर अपना वजन नहीं झेल सकता, भले ही उन्होंने कुछ आंतरिक हिस्से को ठीक कर दिया हो। ओलंपियन स्थिति में जल्दबाजी में उठाए गए अपने पैर को तोड़े बिना चल ही नहीं सकता था। सौभाग्य से स्कैन से पता चला कि पैर में व्यापक लेकिन उथले घाव थे। वेस ने अपनी प्रारंभिक मरम्मत योजनाओं को पहले ही समायोजित कर लिया है। यदि हम टूटे हुए नियंत्रण मॉड्यूल को बदल दें और इसकी मांसपेशियों में कुछ दरारों की मरम्मत कर दें तो हम इस ओलंपियन को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। वेस ने समझाया और मरम्मत के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों के बारे में बताया। कम से कम हमें पैर की भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों को ठीक करना होगा। यही वास्तविक चुनौती है जिसका हम इस समय सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ पैच और तात्कालिक मरम्मत के साथ भी मैं कभी भी अपने पैर को अपंग किए बिना अपने पैरों पर चलने में सक्षम नहीं हो सकता है। रामिरेज ने सिर हिलाया, हालांकि उसका खतरनाक सूट मुश्किल से ही झुका। यह अत्यंत भारी गुरुत्वाकर्षण है। मेरा मानना है कि हम मशीन को उस स्थिति तक नहीं ला पाएंगे जहां वह अपनी शक्ति से चल सके। ओलंपियन को घर के रास्ते में समर्थन देने के लिए कुछ वोल्मार्स की आवश्यकता है। क्या आप निश्चित हैं कि वोल्मार्स उस सारे भार के नीचे दब नहीं जाएंगे? जिस क्षण ओलंपियन अपना 20% से अधिक वजन वोल्मर पर डालता है, बाद वाला यंत्र को चल जाएगा। चलिए फिर संख्याओं को चलाते हैं। आप गणित के जादूगर हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम ओलंपियन को ठीक कर देते हैं ताकि वे सहायता से खड़ा हो सके और चल सके। यदि और कुछ नहीं, तो हम दूसरे ओलंपियन को भी सहायता के रूप में नियोजित कर सकते हैं। केवल एक भारी मशीन ही दूसरे भारी मशीन के वजन को संभाल सकती है। मुझे नहीं लगता कि कैप्टन काइन को वह प्रस्ताव पसंद आएगा। वेस ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। हम अभी बुरी स्थिति में हैं और डॉक्टर जटलैंड एक और हमले की योजना बना रहे होंगे। हमारे बचे हुए भारी शूरवीर को नीचे गिराने से शिकार पलाटन के पास कोई व्यवहार्य टैंक नहीं रह जाता है जो कि चिमेरा में के चार्ज को पूरा कर सके। उन दोनों को यह ध्यान रखना था कि उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। न केवल उन्हें बिना किसी उचित सुविधा के मैदान में मरम्मत करनी पड़ी, बल्कि उन्हें पर्यावरण से लगातार होने वाले खतरों को भी ध्यान में रखना पड़ा। मैं पैर को तैयार करना शुरू करूंगा और सभी क्षतिग्रस्त हिस्सों को साफ करूंगा। आपको यहीं रहना चाहिए और मरम्मत योजना को परिष्कृत करना चाहिए। वे अपने अपने कार्य करने के लिए अलग हो जाते हैं। वेस्ट जैसे मेक डिजाइनर के साथ चीफ रामिरेज को बेतरतीब मरम्मत कार्य नहीं करना पड़ा, जो कुछ दिनों तक काम कर सकता था लेकिन बाद में जल्दी खराब हो गया। जबकि वेस ने ओलंपियनों को उनके सुरक्षा मार्जिन से परे प्रदर्शन करने के लिए संशोधित किया,
भारी शूरवीरों को अभी भी कम से कम 1 और महीने तक टिकना पड़ा। मेक तकनीशियनों ने क्षतिग्रस्त और विकृत कवच प्लेटिंग को काटने के लिए अपनी सीमित आपूर्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। एक बार जब उन्होंने पैर खोला तो उन्होंने तुरंत संदिग्ध दिखने वाले आंतरिक घटकों को फाड़ दिया। जब तक मरम्मत टीम कुछ प्रतिस्थापन भागों को स्थापित करने वाली थी, वेस ने एक प्राथमिक मॉडल का परीक्षण पूरा कर लिया। उन्होंने रामिरेज को एक अद्यतन मरम्मत योजना सौंपी, जिन्होंने इसका उपयोग अपने लोगों को कम संख्या में महत्वपूर्ण वर्गों की बहाली को प्राथमिकता देने में मार्गदर्शन करने के लिए किया। मरम्मत टीम ने पैर की कार्यक्षमता को बहाल करने में अच्छी गति दिखाई। मरम्मत के आधे दिन की भागदौड़ के बाद ओलंपियन झुलसे हुए ओलंपियन की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा। एक बार जब यह अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया तो वोल्मार्स की एक जोड़ी ने इसकी कमान संभाली और ध्यान से आधे अपंग भारी मेज को पतले मध्यम मेज के कंधों के चारों ओर अपनी बाहें डालने दी। धातु से धातु के दबने की भयानक आवाज आई, लेकिन वोल्मार्स ने अभी तक घुटने नहीं टेके थे कि पायलट के कंधों पर बहुत कुछ टिका हुआ था। क्षतिग्रस्त ओलंपियन उसे अपनी मशीन के क्षतिग्रस्त पैर और उसकी मशीन को सहारा देने वाले वोल्मार्स के कंधों पर डाले गए वजन की सही मात्रा को संतुलित करने के बीच संघर्ष करना पड़ा। उसे अपने प्रत्येक समर्थन पर कुछ भार डालना था, लेकिन इतना अधिक नहीं कि उनमें से किसी पर भी दबाव पड़े। शिकार करने वाली पलाटन के पास धीरे धीरे आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब यह स्पष्ट हो गया कि उनकी मरम्मत से कुछ हासिल हुआ है, तो मरम्मत टीम ने सामान पैक करना शुरू कर दिया और अपना सामान वापस परिवहन के लिए उठा लिया। एनसाइन डियामाटो ने वेस से संपर्क किया जब वे धातु के जंगल को घूर रहा था। कमांडर ट्रेगिस ने अच्छे काम के लिए आपको बधाई दी है। शिकार पलाटन को बेस पर लौटने में लगभग 2 दिन लगेंगे, लेकिन कम से कम वह अपनी शक्ति के तहत ऐसा करने में सक्षम होगी। उसने ध्वजवाहक के शब्दों पर सिर हिलाया, लेकिन उन्हें हल्के में लिया। वेस यहाँ केवल नौकरी करने के लिए आया था। एक बार जब उसने अपना मिशन पूरा कर लिया तो वे अपने अपने रास्ते चले गए। अनुकूल प्रभाव बनाने से उन्हें इस समय कोई फायदा नहीं हुआ, खासकर हाउसकाइन के मौजूदा रुख को देखते हुए। मैं थोड़ी देर में ट्रांसपोर्ट पर वापस आऊंगा, उन्होंने डियामाटो को उत्तर दिया। जब भी संभव हो मुझे दृश्यों की प्रशंसा करने दीजिए। एक बार जब नासमझ ध्वजवाहक चला गया तो वेस ने अपना खतरनाक सूट एक धातु के पेड़ के तने के सामने झुकाया और अपने हाथों से इशारा किया। भाग्यशाली बिल्ली कहीं से निकली और अपने पंजे उसके पैरों के सामने रख दिए। लकी इस समय काफी परेशान लग रहा था। वेस ने तुरंत अपने पालतू जानवर को उठाया और उसके गले में फंसी कोम को हटा दिया। अच्छा काम दोस्त, आशा है आपको कुछ अच्छे शॉट मिले होंगे। जब से वे इस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने लकी को उसकी रत्न बिल्ल के कॉलर से जुड़ी हुई गांठ से खुला छोड़ दिया। वेस ने अपनी कलाई पर एक प्रतिस्थापन कोम पहना था जो उसके प्राथमिक कोम को सरल आदेश भेज सकता था। जैसे ही डॉक्टर कैलियस आए, वेस ने चुपचाप अपने प्रतिस्थापन कमांड से कुछ आदेश जारी कर दिए। उन्होंने सबसे पहले अपने प्राथमिक कोम पर संलग्न रिकॉर्डिंग सेंसर के साथ स्टेल्थ फील्ड को सक्रिय करने के लिए कोड भेजा। फिर उसने लकी को आदेश दिया कि वह कैलियस की आंतरिक स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए उसके कई छेदों में से एक के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढे। जबकि वेस ने लकी को डॉक्टर जटलैंड के पास जाने की कोशिश में अपनी किस्मत आजमाने का भी आदेश दिया। शील्ड जनरेटर ने उसके पालतू जानवर को कहीं भी करीब जाने से रोक दिया। यदि लकी अपने मिशन में सफल हो जाता है तो वे संभवतः चिमेरा में के आंतरिक श्रृंगार के कुछ मिनटों के मूल्यवान फुटेज की प्रतीक्षा कर सकता है। लकी अपने मालिक पर चिल्लाता रहा। वेस ने झुंझलाकर एक और वादा किया, ठीक है, मैं इसे आपके ऊपर बना दूंगा। एक बार जब हम वापस आएंगे तो मैं आपके खाने के लिए लग्जरी खनिजों का एक और बैच ऑर्डर करूंगा। अपनी बिल्ली को कुछ और शांत करने के बाद
वेस अंततः बाकी लोगों के साथ शामिल हो गया। उसने एक लिफ्टर प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और उसे ऊपर मंडरा रहे ट्रांसपोर्ट तक वापस ले आया। छिटपुट 108 हमलों से पीड़ित होने के बाद इसके पतवार पर कुछ और खरोंचें आईं। हालांकि इस जहाज में नियमित परिवहन की तुलना में अधिक मोटा कवच था, यहाँ तक कि इस ग्रह पर सबसे छोटे स्वदेशी जीवन भी समय के साथ कवच को फाड़ सकते थे। एक बार जब उन्होंने अपना सारा सामान और लोगों को लोड करना समाप्त कर लिया, तो परिवहन अपने एस्कॉर्ट के साथ बेस पर लौट आया। जॉर्ज की घुड़सवार सेना और स्टैनिस्लाव के मेचों ने एक बिखरी हुई संरचना अपनाई और बेस पर वापस अपनी काफी तेज यात्रा में शिकार पलाटन से आगे निकल गए। कुछ जंगली हेक्सापोड्स का सामना करने के अलावा उन्होंने बेस कैंप की दीवारों की सुरक्षा में एक शांत यात्रा का आनंद लिया। वेस ने गहरी सांस छोड़ी। जब मरम्मत दल के सभी लोगों को यह एहसास हुआ कि उनके और राक्षसी केयस के बीच कुछ बहुत मोटी दीवारें हैं, तो उन्होंने आराम करना शुरू कर दिया। जबकि भयावह डॉक्टर जटलैंड अभी भी जंगल से भाग रहे थे, कम से कम मेक तकनीशियनों को अब मैदान में अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती थी। एनसाइन डियामाटो को उनके कुम पर एक संदेश प्राप्त हुआ। एक बार जब उसने अपने निर्देश पढ़ लिए, तो वे वेस की ओर मुड़ गया। कमांडर ट्रेगिस अपने कार्यालय में मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं। जब तक मैं चला जाऊं, आपको दोनों अजाक्स ओलंपियनों को पूर्ण कार्यक्षमता में वापस लाने के लिए एक योजना स्थापित करना शुरू कर देना चाहिए। वे हमारे पास मौजूद एकमात्र उपकरण हैं जो हेक्सापॉड राजाओं और केयस दोनों के सीधे हमले का सामना कर सकते हैं। मैं समझता हूं, मैं एक विस्तृत योजना स्थापित करने के लिए प्रमुख के साथ काम करना सुनिश्चित करूंगा। साथ ही अब से 2 दिन बाद जब कमांडर ट्रेगिस डॉक्टर जटलैंड और उनके केयस को संभालने के तरीके पर एक बैठक बुलाएंगे, तो आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपकी विशेषज्ञता यहाँ महत्वपूर्ण मदद करेगी। हमारे द्वारा केयस से ली गई रिकॉर्डिंग और सेंसर रीडिंग को देखने के लिए आप वर्कशॉप के सुरक्षित टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं। मैं ऐसा अवश्य करूंगा। मरम्मत टीम रखरखाव विभाग में वापस आ गई और तुरंत काम पर लग गई। वेस ने बेस तक की यात्रा बेकार में नहीं बिताई थी। उन्होंने पहले ही एक व्यापक मरम्मत योजना बना ली थी जिससे यथासंभव समय की बचत हुई। वेस को इस मामले में ज्यादा चुनौती की उम्मीद नहीं थी। रामिरेज के अधीन सेवारत अनुभवी मेक तकनीशियन प्रतिस्थापन भागों को स्वयं बना और स्थापित कर सकते हैं। हालांकि पूर्ण मरम्मत के लिए कम से कम 2 सप्ताह की आवश्यकता होती है। लगातार काम कर रहे हैं। हाथ में सीमित जनशक्ति और सुविधाओं के साथ वे बहुत अधिक समय बर्बाद कर देंगे, जिससे भाड़े के सैनिकों को हेक्सापॉड राजा का सामना करने पर कंधे के सहारे के बिना मैदान में छोड़ दिया जाएगा। मरम्मत में तेजी लाने के लिए वेस और रामिरेज ने यह निर्धारित करने के लिए एक साथ काम किया कि किन हिस्सों को बदलने की जरूरत है और किन हिस्सों को ऊपर लाने और चलाने के लिए केवल कुछ नल की जरूरत है। हम यहाँ बहुत सारे कोने काट रहे हैं। रामिरेज ने अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए टिप्पणी की। विस्तृत मरम्मत योजना को पूरा करने के लिए उन दोनों ने घंटों काम किया। यह सचमुच घटिया काम है। अगर तनाव के कारण कुछ घटक नष्ट हो जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। भारी मशीनों में हास्यास्पद मात्रा में अतिरेक होता है। इसमें कुछ खराबी आ सकती है। अपन पैर वाले ओलंपियन की मरम्मत काफी सरल थी। इसकी तुलना में दूसरे ओलंपियन ने चिमेरा में के सांस हथियार की लपटों में नहाकर एक जटिल समस्या खड़ी कर दी। जबकि भारी शूरवीर अपनी ढाल को बदलने की आवश्यकता के बावजूद कार्यात्मक बना रहा, उसके पूरे ललाट क्षेत्र को भारी मात्रा में गर्मी के अधीन किया गया था। इससे न केवल इसके बेहद महंगे कवच की अखंडता खराब हुई, बल्कि कुछ स्तर पर इसके घटकों पर भी असर पड़ा। उनमें से अधिकांश अब ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन कौन जानता था कि ओलंपियन अपने प्रदर्शन के मौजूदा स्तर को बरकरार रख पाएगा या नहीं। वेस ने एक कठिन सुझाव दिया। हम अधिकांश मौजूदा घटकों को यथास्थान रख सकते हैं। हमें ओलंपियन की गुणवत्ता पर भरोसा करना चाहिए।
इसके सभी आंतरिक भाग पहले से ही बहुत अधिक ताप स्तर का सामना करने के लिए रेटेड हैं। जहां तक इसके कवच की बात है, हम अभी के लिए प्रबंधन कर सकते हैं यदि हम इसकी ऊपरी परत को बदलने का निर्णय लेते हैं। इसकी मध्य और निचली परतों के लिए प्रतिस्थापन प्लेटें बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा। चीफ रामिरेज ने सिर हिलाया। हमारी सुविधाओं के साथ एक प्लेट बनाने में 2 दिन से अधिक का समय लगता है। इस अभियान में एकमात्र हेवी ड्यूटी कवच कंप्रेसर आर्क होराइजन पर वापस आ गया है। वहां के फैब्रिकेटर्स को सबसे आवश्यक प्रतिस्थापन प्लेटें बनाने और उन्हें अगले कुछ सप्लाई रन में सतह पर भेजने के लिए 24 घंटे काम करना होगा। इसका मतलब था कि उन्हें बदलने के लिए कवच के सबसे खराब हिस्सों को चुनना होगा। वे इस निर्णय लेने के लिए उत्सुक नहीं थे। यदि उसने गलत निर्णय लिया तो ओलंपियन को गंभीर क्षति हो सकती है जब उसका कवच भारी प्रहार के खिलाफ टिकने में विफल रहा। अध्याय 182 अकिलेस हील वेस्ट की आंखों के साथ सम्मेलन कक्ष में दाखिल हुए। पिछले 2 दिनों में वे देर तक जागते रहे क्योंकि उन्होंने एक साथ कई जिम्मेदारियां निपटाने की कोशिश की। न केवल उन्हें दोनों क्षतिग्रस्त अजाक्स ओलंपियनों को लड़ाई के रूप में वापस लाने के लिए एक रास्ता खोजना पड़ा, बल्कि शिकार पलाटन द्वारा कैएस से लिए गए सेंसर डेटा का अध्ययन करने में भी उन्हें कुछ समय देना पड़ा। जितना अधिक उन्होंने कैएस का अध्ययन किया, उतना ही अधिक उन्होंने अजीब और आदिम दिखने वाली कल्पना में की प्रशंसा की। 27 साल से भी अधिक समय पहले बनाई गई एक मशीन में बहुत आकर्षण था। जिसने भी कैएस की प्रारंभिक अवतार को डिजाइन किया था, उसके पास बहुत अधिक व्यावहारिक अनुभव था। हालांकि उसमें एक डिजाइनर का कौशल स्तर उस स्तर से अधिक नहीं था जो वे इसने पहले ही हासिल कर लिया था। एक डिजाइनर को उम्र में वरिष्ठ होना चाहिए जिसने क्षेत्र में कभी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की हो। निसंदेह वह अपने बाद के वर्षों में केवल एक प्रशिक्षु में डिजाइनर के स्तर तक पहुंचे। फिर भी उम्र और अनुभव अपनी ताकत लेकर आए। उनके काम में परिष्कार की कमी हो सकती है, लेकिन बुनियादी बातों पर मजबूत पकड़ के साथ उन्होंने इसकी भरपाई कर ली। काइउस की मजबूत डिजाइन और ठोस नींव ने इसे पहले अभियान के विफलता में समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक कार्यात्मक बने रहने की अनुमति दी। कमांडर ट्रेगिस ने सम्मेलन कक्ष में वेस का स्वागत किया और उन्हें बगल में बैठने के लिए सिर हिलाया। चूंकि बेस के मुख्यालय में पूर्ण जलवायु नियंत्रण की सुविधा थी, इसलिए सभी ने अपने भारी हेलमेट उतार दिए और बांझ हवा में सांस ली। वेस ने मुट्ठी भर एक बायोलॉजिस्ट के बगल में सीट ली। वे उसी सेंसर रीडिंग का अध्ययन कर रहे थे जैसा उसके पास था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तापमान पर ध्यान केंद्रित किया। कमरे में पहले से ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। कैप्टन काइन ट्रेगिस के बगल में नाराज हो गए, जबकि जॉर्ज कैवेलरी की वर्दी पहने एक अधिकारी ने स्ट्रेप हैंटम में से किसी के साथ बातचीत की। मुट्ठी भर अन्य अधिकारी जिनकी भूमिकाओं का वे अनुमान नहीं लगा सके, सभा में आ गए। कमांडर ट्रेगिस ने ताली बजाई और सभी को बैठने का इशारा किया। अब जब हम यहाँ आ गए हैं, तो आइए इस बैठक से शुरुआत करें। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि कैप्टन काइन डॉक्टर जटलैंड और उसकी अजीब जैविक तकनीक के साथ अपनी मुठभेड़ का पुनर्कथन करें। कैप्टन काइन उस भयानक अनुभव को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन ट्रेगिस ने उन्हें मौके पर ही बिठा दिया। उसने घटित घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया और बताया कि कैसे उसके भारी शूरवीरों में से एक के खिलाफ एक गंभीर हमले ने उन्हें नीचे झुकने और बचाव की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया। कोई उस पर नहीं हंसा। वे सभी जानते थे कि उसने परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कैएस द्वारा दिखाई गई शक्ति और सहनशक्ति अभियान में हर दूसरे से अधिक थी। अपनी सीट पर वापस बैठने के बाद ट्रेगिस ने वेस की ओर रुख किया। डॉक्टर जटलैंड में जाने से पहले आइए कैएस से शुरुआत करें। श्री लार्किंसन, कृपया अपना विश्लेषण मेरा मेक पर प्रसारित करें। वेस ने कर्तव्य निष्ठा से अपने प्रारंभिक परिणामों का वर्णन किया और मेक डिजाइनर की पहचान पर एक अनुमान लगाया।
ध्यान देने वाली एक बात यह है कि केएस अंतर अनुशासन सहयोग के निश्चित संकेत दिखाता है। कम से कम इसके प्रारंभिक डिजाइन में एक डिजाइनर और जीव विज्ञान के विशेषज्ञ का हाथ रहा है। उन्होंने चिमेरा मेज के वायरफ्रेम मॉडल का एक प्रक्षेपण बुलाया। इसके कुछ हिस्सों को नीले रंग में रंगा गया था, जबकि कई अन्य क्षेत्रों को लाल रंग में रंगा गया था। वह जीवित ऊतक है। चिमेरा मेक इतना अधिक मेक नहीं है, बल्कि तकनीक की मदद से जीवित किए गए शव जैसा है। केयर्स ने अपनी एक कहानी बताई। मेक को अच्छी तरह से भंडारित कार्यशाला में डिजाइन और निर्मित नहीं किया गया था। यह एक उत्पाद की तरह लग रहा था जिसे एक मेक डिजाइनर क्षेत्र में लेकर आया था। सीमित मात्रा में आपूर्ति के साथ साथ सुविधाओं की कमी के कारण कुछ समझौतों की आवश्यकता पड़ी। पहले अभियान के बच्चे लोगों ने हेक्सापॉड राजा के शव को खोखला करना शुरू कर दिया होगा। यह अपने आप में शक्तिशाली है और डॉक्टर जटलैंड ने तापमान को संरक्षित करने के लिए कुछ किया होगा जो कायस के लिए पावर रिएक्टर के रूप में कार्य करता है। फिर उन्होंने इसे एक नियंत्रणीय युद्ध मशीन में बदलने के लिए अन्य यंत्रों से बचाए गए हिस्सों के साथ इसे संवर्धित किया। क्या उस जानवर को मरे हुए 2 दशक से अधिक समय नहीं हो गया है? कैप्टन केन ने कमरे में मौजूद अधिकांश मेक पायलटों की हैरानी व्यक्त करते हुए अचानक पूछा, यह इतना सड़गल कर बेकार गंदगी क्यों नहीं बन गया? यह एक ज़ूबायोलॉजिस्ट के लिए समझाने की बात है। वेस ने एक ज़ूबायोलॉजिस्ट की ओर सिर हिलाया जो धैर्यपूर्वक अपनी सीटों पर बने रहे। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि जूटलैंड केयस की मांसपेशियों और अंगों की लंबी उम्र बढ़ाने में कैसे कामयाब रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्पष्ट रूप से कुछ विफलताएं हुई हैं। आप रीडिंग में देख सकते हैं कि बहुत सारे अंतराल और स्थान हैं जहां बचाए गए हिस्सों ने जीवित ऊतक की जगह ले ली है। तो मैच विफल हो रहा है। ट्रेगिस ने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया। इस समय मैच की स्थिति काफी भयानक है। वेस ने ध्यानपूर्वक कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक धक्का मुक्की है। डिजाइन अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। मेक डिजाइनर, चाहे वे कोई भी हो, ने इसे वर्षों तक चलने के लिए बनाया था, शायद इस उम्मीद में कि दूसरा अभियान 27 साल बाद आएगा। हालांकि वर्षों से पैचवर्क की मरम्मत डिजाइन की पूर्ण क्षमताओं को बनाए रखने में बहुत प्रभावी नहीं रही है। दूसरे शब्दों में, मेक डिजाइनर मर चुका है। वह या तो मर चुका है या मशीन के रखरखाव और मरम्मत में मदद करने में असमर्थ है। जो भी मामला हो, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मरम्मत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जो आविष्कारशील है, लेकिन इंजीनियर नहीं है। केयस का वर्तमान संस्करण पहले ही अपने मूल डिजाइन से काफी हद तक अलग हो चुका है, लगभग 20 से 30% खराब प्रदर्शन के बिंदु पर। कैप्टन काइन उसकी बात सुनकर कांप उठे। यदि उसकी शिकार पलाटन अपने चरम पर केयस का सामना करती, तो उन्हें बुरी तरह से मार गिराया जाता। यह आशाजनक लगता है। कमांडर ट्रेगिस बुरी तरह मुस्कुराया। जबकि केयस इस बेस के लिए एक बड़ा खतरा है, फिर भी हमारे पास डॉक्टर जटलैंड पर बाजी पलटने का मौका है। डॉक्टर मेलो, कृपया केयस के जैविक पहलू पर अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करें। एक संजीदा और मध्यम आयु वर्ग की महिला, जिसके भूरे बाल साफ सुथरे जूड़े में बंधे थे, अपनी सीट से खड़ी हो गई। हेक्सापॉड प्रजाति और इसके विभिन्न गुणों पर हमारा अध्ययन अभी भी जारी है। यद्यपि हमारे पास शीर्ष हेक्सापॉड की प्रत्यक्ष तुलना की कमी है, छोटे हेक्सापॉड वयस्कों के हमारे अध्ययन से हमें इस चिमेरा के गुणों का विस्तार करने की अनुमति मिलती है। डॉक्टर मेलो ने धीरे धीरे अपने निष्कर्षों को सरल तरीके से समझाया। उपस्थित लोगों में से किसी के पास भी जैविक विज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए उसने बहुत सी जानकारियों को नजरअंदाज कर दिया। जैसा कि आप इसे कहते हैं, केयस तापमान की उल्लेखनीय क्षमताओं का लाभ उठाता है। डॉक्टर ने एक पल के लिए भौहें सिकोड़ लीं, मानो उसने जीवन की सरलता के इतने शक्तिशाली उदाहरण के लिए आम आदमी के शब्दों का तिरस्कार किया हो। परिवेशीय ताप और विकिरण से शक्ति प्राप्त करने में इस अद्भुताओं की भूमिका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है।
यह लगभग पूर्ण दक्षता के साथ प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियारों के किसी भी रूप से ऊर्जा को अवशोषित करने की हद तक ऐसा करने में अविश्वसनीय रूप से सक्षम है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि इस प्रणाली में मोनो एक्सेल्यूराइड की भूमिका है। यह एक जटिल कार्बनिक संरचना का हिस्सा है जो उस सारी ऊर्जा को आपकी हथेली के आकार की जगह में संपीड़ित करता है। उसने जो वर्णन किया वह वास्तव में परंपरा का उल्लंघन है, जबकि मानवता के पास मौजूद सबसे उन्नत तकनीक भी ऐसा प्रभाव प्राप्त कर सकती है जिसे विकसित करने में हजारों साल का वैज्ञानिक संचय लगा। यहाँ तक कि वेस भी अपने पास मौजूद सुविधाओं से अपने कीमती शील्ड जेनरेटर को रिचार्ज नहीं कर सका। केयस ने पिछली सगाई में बहुत सारी ऊर्जा खर्च की। इसका सांस हथियार विशेष रूप से शक्तिशाली है। क्या आपको विश्वास है कि मेक चालू है इसके आखिरी पैर? डॉक्टर ने सिर हिला दिया। इस ग्रह पर स्वदेशी जीवन रूपों की शक्ति को कम मत आंकिए। ऊष्मांग जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही अधिक विकराल होते जाते हैं। औसत हेक्सापॉड वयस्क का तापांक मनुष्य के आकार का होता है, जबकि शीर्ष हेक्सापॉड का तापांक एक छोटे एयर आकार के आकार तक पहुंच गया है। उसने अपना हाथ लहराया, जिससे केयस के वायरफ्रेम फ्रेम मॉडल का प्रक्षेपण उसके धड़क के केंद्र में जूम हो गया। अज्ञात उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले विभिन्न यांत्रिक अनुलग्नकों के शामिल होने से इसका ऊष्मांग अपने विशुद्ध रूप से जैविक समकक्षों से विचलित हो गया। केयस अपने आकार में असामान्य है। यह हमारे मॉडलों के सुझाव से लगभग 50% बड़ा है। हमारा अनुमान है कि डॉक्टर जटलैंड ने अन्य हेक्सापोड्स का शिकार किया होगा और चिमेरा मेज के जैविक कार्यों को बढ़ाने के लिए उनके तापांगों को संसाधित किया होगा। अन्य सभी ऊतक व्यापक संशोधन के प्रमाण दिखाते हैं, जिनमें से अधिकांश का उद्देश्य हम अभी भी निर्धारित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, एक बायोलॉजिस्ट को पता था कि जटलैंड ने कुछ किया है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसने यह कैसे किया। फिर भी प्रभाव स्वयं बोले। केयस ने विशुद्ध रूप से जैविक हेक्सापॉड राजा की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। यह वास्तव में जंगल का राजा कहलाने का हकदार है। कमांडर ट्रेगिस ने मेज पर अपनी उंगलियां फेराईं। क्या केयस के जैविक हिस्से का दोहन करने का कोई तरीका है? क्या हम किसी प्रकार के जहर का संश्लेषण कर सकते हैं जो इसके कार्यों को कमजोर कर सकता है? एक बायोलॉजिस्ट सभी ने अपना सिर हिलाया। हेक्सापॉड इस ग्रह पर जीवन का सबसे लचीला रूप है। वे अविश्वसनीय रूप से कठिन परिस्थितियों में फले फूले हैं जो एक असंवर्धित मानव को सेकंडों में जहर देकर मार डालेगी। मुझे यकीन नहीं है कि डॉक्टर जटलैंड भी इस प्रजाति को जहर देने का कोई तरीका ढूंढने में कामयाब रहे हैं। इस सब का मतलब यह था कि वे कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते थे। डॉक्टर जटलैंड की व्यापक छेड़छाड़ के कारण उनके चिमेरा में की आंतरिक संरचना सभी प्रकार की क्षति के प्रति असाधारण रूप से लचीली हो गई थी। उनके पास इसके यांत्रिक भागों पर ध्यान केंद्रित करके केयस को हराने का बेहतर मौका था। सभी लोग वापस वेस की ओर मुड़ गए, जबकि हाउसकाइन के पास परामर्श करने के लिए अपने स्वयं के विशेषज्ञ थे। जब मैच की बात आई तो वे सबसे अधिक जानकार लोगों में से एक बने रहे। वेस ने प्रक्षेपण को वापस जूम आउट किया और कुछ हिस्सों पर अपनी उंगली उठाई, जिससे वे नारंगी रंग में आ गए। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि इसके 6 अंगों में से 2 इसके जोड़ों से अनुचित तरीके से जुड़े हुए हैं। मुझे कुछ अन्य घटक मिले जो खराब रखरखाव और पैचवर्क मरम्मत के समान लक्षण दिखाते हैं। वायरफ्रेम मॉडल का 10% हिस्सा नारंगी रंग में बदल गया। ये हिस्से चिमेरा में की दुखती रग होनी चाहिए। वे इस जटिल तंत्र के बाकी हिस्सों की तुलना में क्षति के प्रति बहुत कम सहनशील हैं। कैप्टन काइन की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। वह केयस से बेहद नफरत करती थी क्योंकि उसने उसकी पहली कमान को इस हद तक तोड़ दिया था कि उन्हें अपना मिशन छोड़ना पड़ा और अपमानित होकर बेस पर लौटना पड़ा। उसके कैथरेक ने भी अंत में अपना हाथ खो दिया, जिससे उसकी युद्ध प्रभावशीलता आधी हो गई। दुर्भाग्य से हमने केयस का जो स्कैन किया है वह बहुत व्यापक नहीं है, खासकर इसके सबसे गहरे हिस्सों में।
मैं अभी भी यह पता लगाने में असमर्थ हूँ कि इसके कॉकपिट की स्थिति क्या है या यह उस चीज पर मौजूद भी है या नहीं। हालांकि मुझे विश्वास है कि जिन कमजोर बिंदुओं की ओर मैंने ध्यान दिलाया है, उनसे केएस के प्रदर्शन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सच में, बेस ने लकी की गुप्त रिकॉर्डिंग की मदद से चिमेरा मेज की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत कुछ सीखा। यहाँ तक कि उसे कुछ भयावह चीजों का भी सामना करना पड़ा, जिसने उसे एक बिल्कुल नई अवधारणा दी कि मेज क्या करने में सक्षम थे। उन्होंने इन सभी विवरणों को अपनी कहानी से बाहर कर दिया क्योंकि वे यह नहीं बताना चाहते थे कि उन्हें यह जानकारी कैसे मिली। वेज द्वारा अपनी रिपोर्ट समाप्त करने के बाद बैठक अन्य विषयों पर केंद्रित हो गई। उन्होंने डॉक्टर जटलैंड और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जो भी जानकारी मिली, उसके बारे में बात की, जो आश्चर्यजनक रूप से संक्षिप्त थी। उसका अतीत निश्चित रूप से उतार चढ़ाव वाला था, लेकिन बहुत अधिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति ने गैलेक्टिक नेट से उस आदमी के सभी उल्लेखों को मिटा दिया था। ट्रेगिस ने एक मनोवैज्ञानिक को भी बुला लिया, जिसने उस पागल डॉक्टर की मानसिक स्थिति के बारे में तरह तरह की बकवास की। वे अपने लंबे और घुमावदार स्पष्टीकरण के दौरान काफी हद तक सोए रहे। वह आदमी अभी मूल निवासी गया था। पर्यावरण के साथ अधिक अनुकूल बनने के लिए अपने शरीर को संशोधित करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्होंने हवा में जहर को अपने निर्णय को प्रभावित करने दिया। अगले अभियान के लिए 27 साल की लंबी प्रतीक्षा ने भी उनके मानस पर गहरा प्रभाव डाला था। अंत में कमांडर ट्रेगिस ने कुछ परेशान करने वाली बात बताई। क्षेत्र में भाड़े के सैनिकों ने हेक्सापोड्स के बीच असामान्य गतिविधियों को प्रसारित करना शुरू कर दिया है। उनमें से अधिकांश हमारी स्थिति के पूर्व की ओर खींचे जा रहे हैं, जहां शिकार पलटन चक्कर लगा रही थी। हमारे विश्लेषकों का मानना है कि डॉक्टर जटलैंड उन्हें हमले के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। यह खबर आसमान से वज्रपात की तरह आई। जबकि हेक्सापोड्स के पास जबरदस्त मात्रा में शक्ति होती है, वे आमतौर पर जानवरों के साथ काम करते हैं वृत्ति और इस प्रकार आसानी से धोखा दिया जा सकता है। वे आमतौर पर जंगल में एकांत में घूमते थे। यदि डॉक्टर जटलैंड ने उन्हें एक भीड़ में इकट्ठा किया और उन्हें प्राथमिक रणनीति के साथ निर्देशित किया, तो बेस कैंप पर बहुत अच्छी तरह से काबू पाया जा सकता था। हमें बेड़े से सुदृढ़ीकरण की मांग करनी चाहिए, एक अनाम अधिकारी ने प्रस्ताव रखा। उसकी आंखें चारों ओर घूंगी जैसे उसे डर हो कि कोई हेक्सापोड किसी भी क्षण बाहर कूद सकता है। अभी भी बहुत सारे मेक ऐसे हैं जिन्हें कक्षा से भेजा नहीं गया है। यह सवाल से बाहर है। कमांडर ट्रेगिस ने सिर हिलाया। इस अभियान द्वारा लाई गई अधिकांश संपत्तियों में अंतरिक्ष में जन्मे उपकरण शामिल हैं जो शून्य जी अंतरिक्ष में सबसे अच्छा काम करते हैं। उन्हें सतह पर नीचे लाने से जहां उन्हें 1.4 गुना मानक गुरुत्वाकर्षण को कुचलने का सामना करना पड़ेगा, उनकी प्रभावशीलता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इसके अलावा अंतरिक्ष में जन्मे यंत्रों के पास उड़ान प्रणालियां भी थीं जो वायुमंडल में कार्य करने में सक्षम नहीं होंगी। इसने अंतरिक्ष में जन्मे मेचों को गंभीर रूप से इस हद तक निष्प्रभावी कर दिया कि वे अप्रचलित मेक को तैनात करने से बेहतर स्थिति में थे। मुझे बुरी खबरों का वाहक बनने से नफरत है, लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण बदलाव भी बताना है जो हमारे पूरे ऑपरेशन को प्रभावित करता है, बेस कमांडर ने जारी रखा। स्काउट जहाजों ने एक छोटे लेकिन शक्तिशाली सैंडमैन बेड़े को देखे जाने की सूचना दी है। वे कठोर मार्च के साथ ग्रोएनिंग सिस्टम की ओर आ रहे हैं। इस आसन खतरे के कारण मुख्य बेड़ा युद्ध में सैंडमैन बेड़े का सामना करने के लिए चुपचाप कक्षा छोड़ चुका है। यदि डॉक्टर जटलैंड के खतरे की तुलना एक पागल कुत्ते से की जा सकती है, तो निकट आने वाले सैंडमैन बेड़े के खतरे की तुलना एक भूखे बाघ से की जा सकती है। दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच लॉर्ड काइन ने अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस को हराने में अधिक प्राथमिकता दी। सम्मेलन कक्ष में मौजूद आधे लोगों ने निराशा भरे भाव अपनाए। यहाँ तक कि वेस भी इस खबर से नाराज हो गए। आर्क होराइजन के प्रस्थान ने उनकी आपूर्ति लाइनों को काट दिया,
जिसका मतलब था कि वे क्षतिग्रस्त ओलंपियनों के लिए प्रतिस्थापन कवच चढ़ाना पर अपना हाथ नहीं जमा सके। भारी शूरवीरों के बिना यदि केयस ने बेस की दीवारों को पार करने का फैसला किया तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। हम बहुत मर चुके हैं। अध्याय 183 दबाव। अगले दिन स्थिति अचानक बदल गई। डॉक्टर जटलैंड ने आखिरकार अपना कदम उठाया। मैदान में भाड़े के सैनिक क्षतिग्रस्त और आधे टूटे हुए मेखों के साथ वापस आने लगे। वे हेक्सापोड्स की बड़ी भीड़ से अभिभूत होने के बारे में विलाप कर रहे थे। 1 दर्जन से अधिक जानवर कहीं से बाहर आ गए। उन्होंने जिमी के मेक को एक पल में नष्ट कर दिया। यदि समय रहते उसे बाहर नहीं निकाला गया होता तो वे उनके पेट में समा गया होता। मैंने पहाड़ी पर नजर डाली और 6 हेक्सापोड को इस विशाल राक्षसी का पीछा करते हुए देखा। यह एक मेक की तरह है, लेकिन नहीं। मुझे नहीं पता कि उस पागलपन भरी चीज का वर्णन कैसे करूं। यहाँ मेरे मैक ने पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। क्या आप उस अजीब व्यक्ति को उसके सिर के ऊपर बैठे हुए देखते हैं? उन्होंने खतरनाक सूट भी नहीं पहना है। भाड़े के सैनिकों ने बहुत अधिक हथियार नहीं खोए थे, लेकिन वे सभी व्यापक युद्ध क्षति के साथ बेस पर लौट आए। इससे अंतहीन निराशा हुई, क्योंकि बिना सीट वाले मेक पायलटों ने अपनी मशीनों को वापस अच्छी स्थिति में लाने के लिए अत्यधिक काम करने वाले मेक तकनीशियनों को परेशान किया। व्यावहारिक रूप से प्रत्येक यांत्रिकी तकनीशियन को 24 घंटे काम करना पड़ता था। कक्षा में मुख्य बेड़े की अनुपस्थिति ने समस्या को और बढ़ा दिया। बेस का लॉजिस्टिक्स गंभीर रूप से तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि बहुत कम मेक तकनीशियनों को बहुत सारे क्षतिग्रस्त मेक की मरम्मत करनी पड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी मेहनत की। अगले दिन उन्हें मरम्मत के लिए और भी अधिक मशीनें इंतजार करनी पड़ीं। अधिकारी डॉक्टर जटलैंड की उपस्थिति और मुख्य बेड़े के प्रस्थान को शांत रखना चाहते थे, लेकिन बिगड़ती स्थिति के कारण सभी को उनकी नई परिस्थितियों का पता चल गया। डॉक्टर जटलैंड ने जानबूझकर दिखाया और उन असहाय भाड़े के सैनिकों पर ताना मारा, जिनकी केयस की भयानक ताकत का सामना करने पर एक ही वार में हथियार ढह गए थे। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे खुशी है कि पागल डॉक्टर अपना समय ले रहा है। चीफ रामिरेज ने वेस से टिप्पणी की जब उन्होंने दोनों ओलंपियनों के लिए की गई खराब मरम्मत को देखा। वह आदमी भाड़े के सैनिकों को हमारे खिलाफ कर रहा है जैसे लॉर्ड काइन और उसका बेड़ा चला गया है, लेकिन कम से कम वे हमें ओलंपियनों को वापस कार्यवाही में लाने का मौका दे रहा है। भले ही हेक्सापोड्स की एक विशाल भीड़ बेस पर उतरी, लेकिन इसकी सुरक्षा ने अभियान को जबरदस्त लाभ प्रदान किया। फिर भी केयस ने सभी की अपेक्षाओं को पार कर लिया और दीवार के माध्यम से चार्ज करके बेस को आसानी से खोल सकता था। केवल ओलंपियनों के पास आमने सामने के आरोप से बचने का मौका था। वेस ने अपना सिर हिलाया। इन मशीनों को दुरुस्त करने के लिए 3 दिन का समय बहुत कम है। दोनों ओलंपियनों को मध्यम मात्रा में क्षति हुई। इन मशीनों के साथ मुख्य मुद्दा यह था कि उनके अत्यधिक उन्नत कवच को बदलने के लिए बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता होती थी। वे उपलब्ध सुविधाओं के साथ मूल कवच प्रणाली की नकल नहीं कर सके। इस प्रकार वेस और चीफ रामिरेज ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कवच की मूल संरचना को छोड़ दिया और इसके स्थान पर एक सस्ता फॉर्मूला इस्तेमाल किया। जिन मिश्र धातुओं के साथ उन्होंने काम करना चुना, वे उनके पास थी पर्याप्त मात्रा में ताकत और इसे जल्दी बनाया जा सकता है। हालांकि इसके उत्पादन में बहुत सारी विदेशी वस्तुएं बर्बाद होगी, जिससे उनके कच्चे माल का उपलब्ध स्टॉक बड़ी मात्रा में खत्म हो गया। इससे उनकी पहले से ही खराब प्रतिष्ठा और खराब हो गई। न केवल शिकार करने वाली पलाटन क्षेत्र में सबसे मजबूत खतरे से निपटने में विफल रही, बल्कि उनकी असाधारण चालों ने बड़ी मात्रा में संसाधनों को भी बर्बाद कर दिया। जो भाड़े के सैनिक अपनी मशीनों की मरम्मत का इंतजार कर रहे थे, वे दिन पर दिन उग्र होते गए। जब भी गुस्सा भड़कता था तो ये कठोर पुरुष और महिलाएं आसानी से अपनी मुट्ठियों का सहारा लेते थे। ग्राउंडेड मेक पायलटों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, जबकि वे अपने मेक के दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे थे।
पूरे शिकार कार्यक्रम को रोकना पड़ा। तुम्हें अपनी पीठ देखनी चाहिए, रामिरेज ने वेस को चेतावनी दी। आपको डॉक्टर जटलैंड को सौंपने की बात चल रही है क्योंकि वे कैलियस की मरम्मत में आपसे जोर शोर से मदद मांग रहा है। वह कहता है कि जब तक हम तुम्हें सौंप देंगे वे भाड़े के सैनिकों को परेशान करना बंद कर देगा। मुझे पता है। पागल डॉक्टर का उद्देश्य लगातार दबाव डालकर वेस पर अभियान छोड़ने के लिए मजबूर करना था। स्थानीय वन्यजीवों को नियंत्रित करने की उनकी अजीब क्षमता ने उन्हें क्षेत्र में निर्णायक बढ़त दिलाई। वर्तमान में जब भी शिकार दल प्रस्थान करते थे तो वे उन्हें बुरी तरह कष्ट पहुंचाते थे। हम जटलैंड में आपको चांदी की थाली में परोस कर नहीं लाएंगे। एनसाइन डियामाटो ने पक्ष से बात की। भाड़े के सैनिकों को कुछ बेवकूफी करने से रोकने के लिए वे इन दिनों चारों ओर अचेत करने वाला डंडा लेकर चलता था। आपको कैलियस की मरम्मत करने की अनुमति देकर डॉक्टर को सशक्त बनाना प्रतिकूल है। वह तुरंत हमारे बेस के खिलाफ अपने मजबूत चिमेरामेक का इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर जटलैंड के व्यवहार का अध्ययन करने वाले विश्लेषकों और मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि वे अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों का सफाया करना चाहते थे। डॉक्टर को पूरा विश्वास था कि केवल उसे ही अपने भूमिगत साम्राज्य के फल का आनंद लेने का अधिकार है। वेस उसकी सांसों के नीचे दब गया। व्यापारियों को यह बताओ। तनावपूर्ण गतिरोध अधिक समय तक कायम नहीं रह सका। मैदान में भाड़े के सैनिकों को वापस बुलाने के बाद कमांडर ट्रेगिस ने यह बता दिया कि उसका इरादा आक्रामक होने का था। शिकार पलाटन और उसके आंशिक रूप से मरम्मत किए गए ओलंपियनों के आसपास केंद्रित एक मजबूत स्ट्राइक फोर्स बाहर जाएगी और बेस से दूर कैलियस का सामना करेगी। वेस ने कल्पना की थी कि बहुत से लोग ऐसे कठिन मिशन के लिए साइन अप करने को तैयार नहीं होंगे। वास्तव में लगभग किसी भी भाड़े के समूह ने हस्ताक्षर नहीं किए। केवल जॉर्ज कैवेलरी और स्ट्रेप हैंटम जैसे हाउसकाइन के करीबी संबंधों वाले भाड़े के सैनिकों ने ही स्ट्राइक फोर्स में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। कोई अन्य विकल्प न होने पर कमांडर ट्रेगिस ने 1/3 भाड़े के सैनिकों को भर्ती कर लिया जो काम से भाग गए थे। नग्न धमकियों और उदार पुरस्कारों के संयोजन के माध्यम से वे संदिग्ध गुणवत्ता के 50 में के साथ स्ट्राइक फोर्स को बढ़ाने में कामयाब रहा। स्ट्राइक फोर्स बेस के मुख्य द्वार पर एकत्र हुई। मैक्स के इतने बड़े जमावड़े ने कई छोटे ग्रहों को गिराने के लिए पर्याप्त खतरा पैदा कर दिया, लेकिन डॉक्टर जटलैंड और उनके घोड़े जैसी विसंगति के खिलाफ वे मुश्किल से तोपचारे के रूप में योग्य थे। कैप्टन काइन वहां आए और चीफ रामिरेज से जल्दबाजी में तय किए गए ओलंपियनों के विवरण के बारे में बात की। प्राथमिक टैंक के रूप में उस ओलंपियन को नियोजित करना सबसे अच्छा है जिसने चेहरे पर एक सांस हथियार ले लिया था। इसका कवच कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़कर काफी हद तक बचा हुआ है। यह सिर्फ सतह के करीब के आंतरिक घटक हैं जो खराब हो गए हैं। दूसरी मशीन के बारे में क्या? रामिरेज और वेस दोनों ने मुंह सिकोड़ लिया। पैर काफी घटिया है। हम लगभग उतनी प्लेटें नहीं बदल पाए जितनी हम चाहते थे। हालांकि यह ओलंपियन का पूरा वजन सहन करने में सक्षम है, मैं इसे चार्ज के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए उस पैर का उपयोग करने की सलाह नहीं देता। उस स्थिति में यह स्नैप करने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने कैप्टन काइन की कुछ अन्य चिंताओं पर चर्चा की। उसके विशिष्ट कैथरेक मेक को भी एक टच अप मिला। हाउसकाइन ने इसकी मरम्मत को प्राथमिकता दी और रिकॉर्ड समय में इसके पिघले हुए हाथ को बदलने के लिए अन्य विभागों में कई मेक तकनीशियनों को आवंटित किया। हाल ही में मरम्मत की गई सभी मशीनों में से केवल कैथरेक ने अजाक्स ओलंपियनों की तुलना में बेहतर उपचार का आनंद लिया। एक बार जब उसने अपनी चर्चा समाप्त कर ली तो वे अपने मैके में लौट आई और उसके कॉकपिट में चढ़ गई। कैथरेक का भाला उठाने के बाद स्ट्राइक फोर्स ने अंततः बेस छोड़ दिया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों के चले जाने से बेस शांत हो गया। जबकि मेक पायलट परिणाम आने का इंतजार कर रहे थे, मेक तकनीशियनों ने चुपचाप अपनी मरम्मत फिर से शुरू कर दी।
वेस ने अन्य कार्यशालाओं में भी हाथ बंटाकर अपना योगदान दिया। जबकि वेस ने आंशिक रूप से अपंग मशीन के ओवरहाल की निगरानी की, मेलकोर ने बात की। क्या आपको लगता है कि अभियान के सफल होने की कोई संभावना है? मैं उनकी संभावनाओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। हो सकता है कि डॉक्टर जटलैंड में कुछ पेच कम हों, लेकिन वे एक चारा लेने का प्रकार नहीं है। भाड़े के सैनिकों पर दबाव डालने के डॉक्टर जटलैंड के अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण से पता चला कि उनके पास किसी प्रकार का संयम था। जिन विरोधियों ने वास्तव में उनकी चालों पर विचार किया, उन्होंने वेस को एक मजबूत लेकिन अति आत्मविश्वासी जानवर से भी अधिक डरा दिया। में डालें उसका दृष्टिकोण, वे पहले स्थान पर स्ट्राइक फोर्स से क्यों लड़ना चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा घमासान लड़ाई के परिणाम स्वरूप आपसी घाव हो सकते हैं, जबकि उसके केयस ने शक्ति और लचीलेपन के मामले में ग्रह पर हर दूसरे यंत्र को आसानी से हरा दिया। शिकार पलाटन को अब अपनी कमजोरियों का पता चल गया था। माना जाता है कि एक बायोलॉजिस्ट ने निर्धारित किया है कि केयस को अपने जीवित भाग को चालू रखने के लिए बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। नियमित हेक्सापॉड अपने आहार से नमी प्राप्त करते हैं, लेकिन केयस के पास अब पाचन तंत्र भी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉक्टर जटलैंड किसी झरने के आसपास रहते होंगे। यदि हमला करने वाला बल उसके छिपने के छेद को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, तो उसे खड़े होकर बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वेस ने भी अफवाहें सुनी। डॉक्टर जटलैंड को अपनी जरूरतों का भी ख्याल रखना पड़ता था। भले ही उसने अपने शरीर की बनावट के साथ खिलवाड़ किया हो, फिर भी अगर उसमें थोड़ी सी भी मानवता बची हो तो उसे पीने की जरूरत थी। जबकि वेस ने चुपचाप मेलकोर से बात की, रामिरेज और डियामाटो को एक चेतावनी मिली और वे वापस चले गए। जब ध्वजवाहक ने खुद को हथियार बंद कर लिया तो वेस चिंतित हो गए। उसके एक हाथ में लेजर पिस्तौल और दूसरे हाथ में स्टन बैटन था। परेशानी है, जल्दी करो, दूर हटो, हमें आंतरिक आधार की ओर भागना होगा। क्या डॉक्टर जटलैंड हमारे अड्डे तक चुपचाप घुस आया है? नहीं, यह और भी बुरा है। आधे भाड़े के सैनिक विद्रोह कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ 40 से अधिक कर्मचारियों को जबरन सक्रिय कर दिया और सुरक्षा अधिकारियों को डरा धमका कर नीचे खड़ा कर दिया। वे यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी जगह पर जम गए। भाड़े के सैनिकों ने सबसे खराब संभव क्षण में अपने वर्तमान आदेशों की धृष्टतापूर्वक अवहेलना की। वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि हमला करने वाली सेना वहां से चली नहीं गई। वे अधिकांश कर्मचारियों को ले आए जो आमतौर पर भाड़े के सैनिकों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए काम करते थे। जॉर्ज की घुड़सवार सेना और स्ट्रेप हैंटम द्वारा उत्पन्न निवारक के बिना जिन व्यापारियों को आधार की रक्षा करनी थी, वे अपने हित में कार्य करने के लिए इसके खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि बेस डिफेंस भी व्यापारियों को रोकने में ज्यादा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अधिकांश बुर्ज केवल बाहर की ओर ही फायर कर सकते थे। दीवारों को पार करने वाले किसी भी खतरे को आमतौर पर सुरक्षा के प्रभारी कर्मियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। एक क्षण के लिए उसने भागने का विचार किया, लेकिन फिर उसे आंतरिक आधार की दूरी याद आई और उसने हार मान ली। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम छुप सकें। आने वाले माल से बचने का एकमात्र तरीका वे अपने गुप्त क्षेत्र का उपयोग करना था। हालांकि उन्होंने दृढ़ता से इसे अब सक्रिय करने पर विचार किया, लेकिन वे अपने तुरुप के पत्तों में से एक को अपने वर्तमान दर्शकों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने वास्तव में कभी भी हाउसकाइन पर पूरा भरोसा नहीं किया। चारों वर्कशॉप खुलने का इंतजार करने लगे। पीछे की ओर लेपित मेजों का एक छोटा दस्ता आगे बढ़ा। मुख्य मेक एक तलवारबाज मेक था। इसने अपने विशाल 2 हाथ वाले ब्लेड से जहरीली हवा को काट दिया, जिससे वेस और उसके साथी हवा के झोंके के कारण पीछे की ओर लड़खड़ा गए। एक गहरी और कर्कश आवाज स्थानीय चैनल में सुनाई दी। वेस लार्किंसन, मुझे आपसे खुद को हमारी हिरासत में आत्मसमर्पण करने के लिए कहना होगा। वेस ने आवाज पहचान ली। यह केलर ब्लेड्स का कमांडर केलर था।
इस स्टंट को अंजाम देने की हिम्मत रखने वाले सभी संभावित लोगों में से वेसन ही थे जिन्होंने पूरे विद्रोह का आयोजन किया था। एनसाइन डियामाटो बहादुरी से आगे बढ़े। मिस्टर लार्किंसन हाउसकाइन से अनुबंधित एक मेक डिजाइनर हैं। तुम्हें उसे पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। काले मेक ने अपनी मेक आकार की तलवार की नोक को कार्यशाला के फुटपाथ में कुचल दिया। प्रभाव ने सभी को पीछे धकेल दिया। अधिकारों के बारे में मुझसे बात मत करो। हम ही हैं जो हर दिन वहां अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों की सुरक्षा के लिए एक डिजाइनर की क्या कीमत है। यह मत भूलिए कि इस अभियान से केवल तभी लाभ होगा जब हमारे जैसे मेक पायलट जंगल में प्रवेश करना जारी रखेंगे। मुट्ठी भर व्यापारी पैदल चलकर कार्यशाला में पहुंचे और वे इसको जबरन मेलकोर, डियामाटो और रामिरेज से दूर खींच लिया। उनके 3 साथियों में से किसी ने भी विरोध करने की कोई कोशिश नहीं की। मशीन की अद्भुत शक्ति के सामने कुछ भी फर्क नहीं डाल सकता। तुम्हें इस विद्रोह पर पछतावा होगा। लॉर्ड काइन कभी भी एक छोटी सी बात नहीं भूलते। पताका नपुंसकतापूर्वक चिल्लाया। कमांडर केलर अपना मनोरंजन रोके बिना हंसे। लॉर्ड काइन को किसी बात की परवाह नहीं होगी। मोनो एक्सोराइड से भरे बैग की तुलना में सलाहकार की सुरक्षा भी प्राथमिकता नहीं है। वे शायद इसके बारे में इतने निश्चित नहीं होंगे। केलर और उसके बदमाशों का समूह अभी श्रेष्ठता के अपने क्षण का आनंद ले सकता है, लेकिन एक बार जब स्ट्राइक फोर्स और मुख्य बेड़ा वापस आ जाएगा तो वे अपना अधिकांश अस्थायी उत्तोलन खो देगा। दुर्भाग्य से ऐसा होने के लिए उसे कुछ हफ्ते इंतजार करना होगा। अभी उसके शरीर से कई गुना बड़ी तलवार सीधे वेस पर तान दी गई। उसके पास केलर की व्यवस्था के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 184 हैंडओवर। केलर के नेतृत्व में विद्रोह ने चतुराई से अभियान के भाग्य को एक किराए के मेक डिजाइनर की स्वतंत्रता और सुरक्षा के खिलाफ खड़ा कर दिया। कमांडर ट्रेगिस चमकने और अपने निजी तंत्र से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हालांकि उसकी पुकार का उत्तर देने वाले सैनिक संख्या में विद्रोहियों से मेल खा सकते थे, फिर भी वे एक संवेदनहीन युद्ध में शामिल होने से झिझक रहा था जिसका परिणाम केवल आपसी विनाश हो सकता है। लॉर्ड काइन के एक भरोसेमंद अधीनस्थ के रूप में वे जानते थे कि उन्हें किसी भी अन्य चीज की तुलना में कटाई कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि वे व्यापारियों को हाउसकाइन के साथ किए गए सामाजिक अनुबंध को तोड़ने नहीं दे सकते। भले ही उसे यह पसंद नहीं आया, वे समझ गया कि कमांडर ट्रेगिस को किस दौर से गुजरना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए उन्होंने विद्रोहियों को बिना किसी उपद्रव के उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति दी। व्यापारी वर्ग के मुट्ठी भर पैदल सैनिक पास आए और मेलपुर तथा बाकियों को एक तरफ धकेल दिया। उन्होंने वेस्ट द्वारा वर्तमान में पहने जाने वाले खतरनाक सूट को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए कफ का एक भारी सेट तैयार किया। बिना किसी हथियार की जांच किए उन्होंने उसे उसकी कलाई पर थमा दिया। वह आपको अपनी जगह पर रखेगा। एक व्यापारी हंसते हुए मुस्कुराया। व्यापारियों ने उसे वर्कशॉप से बाहर निकाला और एक पिटी हुई शटल में डाल दिया। शिल्प ने स्पष्ट रूप से बेहतर दिन देखे थे। वेस उसके पतवार पर घाव करने वाले हेक्सा बैट के पंजों और नुकीले नुकीले निशानों को देख सकता था। वहां अंदर जाओ। उन्होंने उसे छोटे शटल के खाली यात्री डिब्बे में फेंक दिया। जैसे ही शटल ऊपर चढ़ने लगी तो वेस ने सहज होने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश पायलट ने खिड़कियां खाली कर दी, जिससे वह बाहर नहीं देख सका। कुछ मिनट सोचने के बाद कि क्या किया जाए, एक छोटा सा प्रक्षेपण जीवंत हो उठा। केलर का चेहरा उसके मेक के कॉकपिट से उसकी ओर झुका हुआ था। अपनी सामान्य नियंत्रित अभिव्यक्ति के विपरीत इस बार उसने अपने नापाक के इरादों को पूरी तरह उजागर कर दिया। कमांडर केलर, स्मार्ट लिटिल ब्राइटर। उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता के उल्लेख पर अपनी आवाज निकालते हुए बात की। आप प्रतिभाशाली लोग हमेशा सोचते हैं कि आप किसी और से अधिक होशियार हैं।
वेस ने वेसियन को भीख मांगते और अपने जीवन की याचना करते हुए देखकर संतुष्टि नहीं दी। आप यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस मामले में डॉक्टर जटलैंड आपके या किसी के भी मित्र नहीं है। आपने उसके साथ जो भी समझौता किया है उसका वह कभी सम्मान नहीं करेगा। हाँ हाँ, मानो यह मायने रखता हो। केलर हंसे। अपने 40 दिन के प्रवास के बाद जब हम अंतरिक्ष में लौटेंगे तो अच्छा डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। आखिरी बार मुझे पता था डायनासोर उड़ नहीं सकते। मैं उत्सुकता से इस जर्जर ग्रह और पागल डॉक्टर को छोड़कर जा रहा हूँ। रास्ते में एक ब्राइट मेक डिजाइनर से छुटकारा पाने से मुझे नाइटहुड हासिल करने के लिए पर्याप्त योग्यता मिल जाएगी। आप वेसियन बड़पन का पीछा इस तरह करते हैं जैसे कि यह कुछ प्राप्य हो। यह सिर्फ एक गाजर है जिसे आपके गुलाम ड्राइवर आपके सिर के सामने लटकाते हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, गाजर हमेशा आपकी पहुंच से दूर रहेगी। आप झूठ बोलते हैं। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे यकीन है कि वे दोबारा आपका खुली बाहों से स्वागत नहीं करेंगे। आखिरकार जब आपने अपने ग्राहक के साथ भाड़े के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो आपने स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहां तक मुझे याद है, उनमें से अधिकांश अनुबंध ऐसे खंडों से भरे होते हैं जिनकी कुछ सीमाएं पार करने पर आपका जीवन बहुत छोटा हो जाएगा। आज के समाज में भाड़े के सैनिक बहुतायत में थे, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने के साधन भी विकसित हो गए थे। भाड़े के सैनिकों में आमतौर पर ग्राहकों द्वारा पाले गए योद्धा के समान वफादारी और मरणासन भक्ति नहीं होती थी। बहुत बार ऐसी खबरें आती थीं जिनसे पता चलता था कि जैसे ही व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपना आरामदायक काम छोड़ दिया। अराजकता में कुछ व्यवस्था लाने के लिए कुछ उद्यमशील संगठनों ने इस फलते फूलते व्यवसाय को विनियमित करने के लिए एक ट्रांसगैलेक्टिक मर्सिनरी एसोसिएशन का गठन किया। हालांकि मर्सिनरी एसोसिएशन के पास में एक ट्रेड एसोसिएशन और कॉमन फ्लीट एलायंस की प्रवर्तन शक्ति का अभाव था, फिर भी वे शहर में एकमात्र खेल थे। भाड़े के सैनिक संघ में आपके रिकॉर्ड पर खराब अंक अर्जित करना अक्सर एक प्रतिष्ठित भाड़े के सैनिक के रूप में आपके करियर के लिए एक गतिरोध बन जाता है। नकारात्मक रिकॉर्ड वाले लोग अक्सर बदनामी के साथ सेवानिवृत्त हो जाते हैं या ऐसी घटिया नौकरियां करने लगते हैं जिन्हें मर्सिनरी एसोसिएशन द्वारा विनियमित नहीं किया गया था। लोग आमतौर पर उन्हें अंधेरे भाड़े के सैनिक कहते थे और अक्सर उन्हें समुद्री डाकुओं से एक कदम दूर माना जाता था। केलर ने वेस पर व्यंग्य किया। एक बार जब मैं नाइटहुड अर्जित कर लेता हूँ तो मैं अपने भाड़े के दिनों को अपने पीछे छोड़ सकता हूँ। जब तक हमें युद्ध लड़ने के लिए वापस नहीं बुलाया जाता, मैं और मेरे लड़के राज्य के एक ग्रामीण ग्रह पर एक शांत हवेली में रहने में सक्षम होंगे। उस आदमी के पास एक अच्छी योजना थी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वेसिया उसके सिर को कितना महत्व देता है। उसे खत्म करने से वास्तव में केलर को इतनी प्रशंसा मिल सकती है कि वे उसे कुलीनता के निम्नतम स्तर पर पहुंचा सके। तब तक एक नकारात्मक भाड़े के रिकॉर्ड का क्या मतलब था? भाड़े के कमांडर ने चैनल बंद करने से पहले कुछ और बातें की। जब वेस ने अपनी बेड़ियों को नीचे देखा तो उसने निराशा में आह भरी। भाड़े के सैनिकों ने कभी भी वेस को खतरा नहीं माना और हथियारों के लिए उसे ठीक से थपथपाया भी नहीं। बाह्य रूप से उन्होंने अपने खतरनाक सूट के चारों ओर केवल एक टूल बेल्ट पहना था। उसके पास कोई छिपा हुआ हथियार नहीं था क्योंकि वे इस ग्रह पर मूल जीवन रूपों के खिलाफ बेकार से भी बदतर हो सकते थे। पता चला कि मैं गलत खतरे पर नजर रख रहा था। उसने आह भरी। आज उसने बहुत दर्दनाक सबक सीखा। वेस ने कभी नहीं सोचा था कि भाड़े के सैनिक इतने नाटकीय ढंग से नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने लगातार भरोसा किया उपद्रवी पुरुषों और महिलाओं को लाइन में रखने के लिए अपने ग्राहक की लोहे की पकड़ पर। आज की घटना ने साबित कर दिया कि लोहे की पकड़ तकिए जितनी मुलायम होती है। खैर, खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं। वेस ने अपना संयम वापस पा लिया और अपने गियर का जायजा लेना शुरू कर दिया।
सबसे पहले उन्होंने अभी भी अपना खतरनाक सूट पहना था। सूट के हेड अप डिस्प्ले से पता चला कि उसके पास अभी भी 7 दिनों से अधिक ऑक्सीजन थी। उसके बाद वह बहुत परेशानी में पड़ गया, क्योंकि ग्रोएनिंग आईवी की हवा में बहुत सारा जंग था लेकिन कीमती ऑक्सीजन बहुत कम थी। एक बायोलॉजिस्ट ने पाया कि कुछ पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, लेकिन अधिकांश अन्य पौधे एक बहुत ही अलग चक्र पर पनपते प्रतीत होते हैं। यदि वेस को अपने बंदी से कोई पुनः पूर्ति नहीं मिल पाती तो वेस उस समय धीरे धीरे दम तोड़ देता। दूसरा, उसके पास अपना शील्ड जनरेटर था जिसमें 80% चार्ज शेष था। इससे वह कुछ घातक प्रहारों से बच सकता है, लेकिन वेस को कोई भ्रम नहीं था कि उग्र कैयस के खिलाफ यह बहुत लंबे समय तक टिकेगा। हालांकि एक ढाल जनरेटर स्पष्ट दिख रहा था, उसे उम्मीद थी कि जटलैंड इस पर ध्यान नहीं देगा। जब तक डॉक्टर ने उसकी तलाशी नहीं ली या उसे खतरनाक सूट उतारने के लिए मजबूर नहीं किया, वेस को यकीन था कि वह अपनी उपस्थिति को गुप्त रखने में सक्षम होगा। अंत में वेस ने अभी भी अपना सबसे महत्वपूर्ण कोम पहना हुआ है। सिस्टम के अलावा उनके कोम ने उनकी प्राइवेसी शील्ड और उसके फुल स्टेल्थ संवर्धन को भी अपने पास रखा। भागने का अवसर प्रदान करने के लिए उसने अपनी अधिकांश उम्मीदें बाद वाले पर लगा दी। यही कारण था कि जब किलर उसे भगाने के लिए आया तो उसने ज्यादा संघर्ष नहीं किया। उन्होंने अभी भी एक जीवन रेखा पकड़ रखी है। एक कंपी ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। शटल का इंजन बंद हो गया और वाहन का हैच खुल गया। यहाँ थे, उसे बाहर फेंक दो। सैनिकों की उसी जोड़ी ने वेस को पकड़ लिया और उसे शटल से बाहर खींच लिया। उसे एक साफ स्थान के बीच में लाने के बाद उन्होंने उसे बिना किसी औपचारिकता के कठोर धात्विक मिट्टी पर गिरा दिया। हमें यहाँ आपका में डिजाइनर मिल गया है, आओ और उसे ले जाओ। उसे आश्चर्य हुआ जब कैयस स्वयं जंगल से प्रकट हुआ। इसका विशाल आधा सड़ा हुआ रूप जानबूझकर कदमों के साथ समाशोधन के बीच में रेंगता रहा। जब भी कैयस अपने 6 अंगों में से किसी एक को जोर से दबाता था तो पूरी जमीन हिल जाती हुई दिखाई देती थी। कैयस के उभरते दृश्य ने समाशोधन में मौजूद सभी लोगों को भयभीत कर दिया। उल्लेखनीय बात यह है कि किसी ने भी अपने हथियार नहीं लहराए। इस तथ्य के बावजूद कि 100 से अधिक मेचों से बनी एक स्ट्राइक फोर्स ने कैयस को कुचलने और उसे निर्णायक लड़ाई में मजबूर करने के लिए प्रस्थान किया था, राक्षसी मेच ने हाउसकाइन के दृढ़ प्रयासों को चकमा दे दिया। आदरणीय मिस्टर लार्किंसन, आप आए तो कितना आनंददायक है, कुख्यात डॉक्टर कैयस के सिर के ऊपर अपनी अस्थायी सीट से बोला। एक अप्रेंटिस में एक डिजाइनर के लिए आप घर से बहुत दूर हैं। आप जैसे लोग कभी सीमा से इतनी दूर जाने का साहस नहीं करते। वेस ने खुद पर निंदा करते हुए हंसा। मैंने अपने लालच को अपने फैसले पर हावी होने दिया। लालच मनुष्य का सर्वदा प्रेरक। आप लालच के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, जटलैंड ने जवाब दिया जब उसने अपने गंदे लैब कोट को खंगाला और एक छोटा सा बोरा निकाला। उसने इसे विशाल के नीचे खड़े केलर के एक सैनिक की ओर फेंक दिया। उस व्यक्ति ने कुशल कौशल से गिरते हुए बैग को आसानी से पकड़ लिया। जैसा कि वादा किया गया था, यहाँ आपका 50 ग्राम शुद्ध मोनो एक्सोराइट है। ध्यान रखें कि इसे एक साथ न खाएं। आप फूंकने से पहले कुछ ही सेकेंड में मानव भट्टी में बदल जाएंगे। तुम्हारा मांस सैकड़ों मीटर तक बिखर जाएगा। मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार किसी को प्रयास करते देखा था। हा 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 हा। जब डॉक्टर बड़बड़ाता रहा तो वेस पीछे झुक गया। इस बीच व्यापारी चुप रहे और कुछ घटित होने का इंतजार करते रहे। एक बार जब सैनिक ने इसकी सामग्री को हैंडहेल्ड स्कैनर से सत्यापित कर लिया तो कमांडर केलर ने अपने मेच के स्पीकर से बात की। यह सब वहां है। धन्यवाद डॉक्टर, आपके साथ व्यवसाय करने में आनंद आया। यदि आपको मुझसे किसी और चीज की आवश्यकता होगी तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। डॉक्टर ने अचानक अपना मूड बदल लिया और अपने सामने मेचों के ढीले संग्रह को देखकर चिढ़ गया।
मुझे आप जैसे भाड़े के ठगों से अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह मत समझो कि तुम मेरे बराबर के हो। क्षमा करें, डॉक्टर। कमांडर केलर और उसके साथियों ने जितनी जल्दी हो सके बातचीत समाप्त कर दी और व्यावहारिक रूप से पहले उपलब्ध क्षण में भाग गए। यदि जटलैंड ने उन्हें जान से मारने का फैसला कर लिया तो वे अब और इधर उधर घूमना नहीं चाहते थे। दुर्भाग्य से वेस कहीं नहीं जा सका। भले ही उसकी बेड़ियां उसे भागने से नहीं रोकती, पैदल चलने वाला व्यक्ति कभी भी विशाल कैरियर से आगे नहीं निकल सकता था। अब तुम ऊपर जाओ, मेक डिजाइनर। एक विशाल नई दुनिया आपकी शक्तिशाली उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कैरियस ने अपनी पूंछ नीचे कर दी और वेस को उसके ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। चिमेरा में के अटूट तराजू के बीच एक कच्चे धातु के प्रहार ने उसे मेक पर लटकने का एकमात्र साधन प्रदान किया, क्योंकि वे धीरे धीरे वापस जंगल में फिसल गया। वेस की सवारी बहुत खराब रही क्योंकि उसने चलती मशीन पर अपनी सीट बनाए रखने की कोशिश की। यदि उसकी पकड़ कभी कमजोर हो जाती तो वे कई मंजिलें नीचे गिर जाता और निश्चित रूप से कुछ हड्डियां टूट जाती। वह कर सकेगा यहाँ तक कि रास्ते में एक तेज धातु के पेड़ से टकराया और उसके खतरनाक सूट में छेद कर दिया। एक बार जब उसे बैठे रहने की आदत पड़ने लगी तो वेस ने कैरियस के उठे हुए सिर की ओर देखा। चिमेरा मेच व्यावहारिक रूप से जंगल में ऐसे घूमता रहा जैसे कि उसे सच में विश्वास हो कि उसने जंगल पर शासन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर जटलैंड किसी चीज में तल्लीन थे, क्योंकि वे बार बार खुद से बात करते थे और हंसते थे। उसने चुपचाप भागने का विचार किया। डॉक्टर ने फिलहाल उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे उसे जटलैंड की उपस्थिति से भागने का एक प्रमुख अवसर मिल गया। शायद उसका ढाल जनरेटर उसके गिरने के प्रभाव को अवशोषित कर सकता था। यदि वे सुरक्षित रहता तो वे तुरंत अपने गुप्त हथियार को सक्रिय कर सकता था और नरक की तरह भाग सकता था। फिर भी वह दांव पर विचार करने के बाद रुक गया। अब वह भाग भी गया तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। बिना किसी मानचित्र या जंगल में खुद को उन्मुख करने के तरीके के बिना वे कभी भी बेस कैंप में वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। इसके अलावा बेस कुछ उत्तर चाहता था। हाउजकाइन ने हमेशा ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण रहस्य छिपा रखा हो। शायद वह डॉक्टर जटलैंड से कोई महत्वपूर्ण बात पूछ सकता था, हालांकि उसे डॉक्टर के अस्थिर स्वभाव से भी बचना था। वेस ने कुछ सरल से शुरुआत की। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बिना सूट के सांस ले पा रहे हैं? वह क्या है? क्या आपने कुछ कहा? जटलैंड ने अपना सिर घुमाया और उस पर टूट पड़ा। हाँ, आपका छोटा सा दिमाग उन चमत्कारों को नहीं समझ पाएगा जो मैं अपने दिमाग से गढ़ने में सक्षम हूँ। मांस तुझ है। मेरी अथाह प्रतिभा के साथ श्वसन अंगों द्वारा संशोधन करना बच्चों का खेल है। मैंने अपने शरीर के साथ इतना कुछ किया है कि अगर मैं उन्हें सूचीबद्ध करूं तो आपका साधारण सा दिमाग टूट जाएगा। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अभी भी एक सामान्य इंसान हूँ। एक सप्ताह के बाद जब मेरे सूट की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। क्या? एक सप्ताह के बाद आपके सूट की हवा खत्म हो जाएगी? वह बहुत छोटा है। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना है। धिक्कार है इन भाड़े के ठगों को। जटलैंड का गुस्सा कैरियस तक फैल गया। चिमेरा मेज खतरनाक तरीके से कांपने लगा, जिससे वे इसके लिए उस पर टिके रहना और भी मुश्किल हो गया। फिर डॉक्टर ने अचानक अपना गुस्सा बंद कर दिया और वे इसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई दिलचस्प लैब चूहा हो। आप चिंता न करें, मेक डिजाइनर। एक बार जब मैं तुम्हें अपनी प्रयोगशाला में वापस लाऊंगा तो मैं तुम्हारे शरीर में अपने नवीनतम संवर्धन का सेट प्रत्यारोपित करूंगा। आप बिना जोखिम के हवा में सांस ले सकेंगे। ओह, तुम्हारा शरीर बिल्कुल मेरी तरह एक नई प्रजाति में बदल जाएगा। वेस लगभग उसी वक्त अपनी पकड़ छोड़ना चाहता था। उसे रिम में सबसे पागलपन भरे एक बायोलॉजिस्ट द्वारा काटे जाने में कोई मजा नहीं आया।
अपना विवेक खोने और भ्रमित जटलैंड के साथ सबसे अच्छे दोस्त बनने के विचार ने उसे मौत तक डरा दिया। इससे पहले कि डॉक्टर उसे काटता, उसे भागना पड़ा। अध्याय 185 रहस्य। कार्लोस ने पीछे की ओर कदम बढ़ाया और अपने नवीनतम तैयार कारक को देखा। मार्क एंटनी मार्क आई एक चमकदार नए रत्न की तरह चमक रहा था। यह उनका अब तक का सबसे अच्छा काम लग रहा था। बहुत बुरा है कि उसके पास अभी भी गोल्ड लेबल मैच से मेल खाने के लिए कौशल और चालाकी का अभाव है। रेला ने पोषक तत्वों की पट्टी चबाते समय लड़खड़ाते हुए प्रभावशाली तरीके से सीटी बजाई। यह देखना वाकई प्रभावशाली है कि आप कहीं से भी एक यंत्र रचते हैं। वैसे ये कितने के होते हैं? हमारी कंपनी का मेक ब्रोकर वर्तमान में उन्हें 28 मिलियन क्रेडिट पर बेच रहा है। यह 30 मिलियन हुआ करता था, लेकिन उस कीमत पर मॉडल बहुत लोकप्रिय साबित नहीं हुए। हालांकि 28 मिलियन क्रेडिट सम्मानजनक लग रहे थे, कार्लोस को पता था कि यह पर्याप्त नहीं था। लिविंग मेक कॉरपोरेशन को पूरी तरह से परिपक्व उत्पादन लाइन स्थापित करने के साथ साथ नई पीढ़ी के मेक मॉडल को डिजाइन करने और बनाने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अरबों क्रेडिट जमा करने की आवश्यकता थी। फिर भी उनका मानना था कि समस्या पर वेस का नियंत्रण है। उसका पहले का औसत दोस्त और सहपाठी हाल ही में एक भयानक मेक डिजाइनर में बदल गया था, जबकि कार्लोस अभी भी अचानक हुए परिवर्तन पर अपना सिर खुल जा रहा था। अपने बढ़ते हुए रहस्यमय बॉस के साथ उसकी दोस्ती ने उसे अपने कॉकटेल्स पर सवारी करने का एक अनूठा अवसर दिया। यार, तुम अभी क्रेडिट में घूम रहे होगे। क्या तुम मेरे रास्ते में कुछ मिलियन क्रेडिट नहीं खिसकाओगे? नहीं कर सकते। कार्लोस ने सिर हिलाया। कंपनी के खातों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है। वेस के दादाजी लगातार कंपनी के खर्चों पर नजर रख रहे हैं। एलएमसी के निदेशक के रूप में बेंजामिन लार्किंसन ने कंपनी के विकास में सक्रिय रुचि ली। उन्होंने विशेष रूप से व्यवसाय में 25% हिस्सेदारी खरीदने के लिए उपयोग किए जाने वाले धन के प्रवाह पर नजर रखी। चिप्स कट। रेला ने कंधे उचकाए और अपना पोषक तत्व खत्म कर दिया। यह बहुत उबाऊ है। मैं वास्तव में वेस से जुड़ना पसंद करूंगा। क्या आपको लगता है कि वे अभी मजे कर रहा है? कोई अनुमान नहीं। मैंने तो बस यही सुना है कि वे कहीं बाहर सीमा पर कुछ खतरनाक काम कर रहा है। यह एक साहसिक कार्य जैसा लगता है। वेस और मेलकोर अभी अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे होंगे। धिक्कार है, मैं मोलगोन की लड़ाई से उबरने के बाद यहाँ क्यों रुका हुआ हूँ? मैं वहां समुद्री डाकुओं और एलियंस की पिटाई कर सकता था ताकि उनका खजाना लूट सकूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेला अपने भाग्य के बारे में कितना विलाप करती थी, वे इस समय कुछ नहीं कर सकी। उसके शरीर को अभी भी कई महीनों तक कई उपचारों से गुजरना पड़ा, इससे पहले कि वे एक मशीन चलाने के लिए पर्याप्त रूप से फिट हो जाए। किसी भी अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से उसकी प्रगति बाधित होने का खतरा था। वास्तव में वेस ने सीमा पर होने वाले किसी भी चमत्कार का अनुभव नहीं किया जिसकी उसने कल्पना की थी। इसके बजाय वह कैयस की पूंछ से लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा और खोखली हो चुकी गुफा की जमीन पर बैठ गया। गुफा से पानी की एक दयनीय छोटी सी धारा बहती थी, जिससे यह इस भूमिगत साम्राज्य में पानी के कुछ आसानी से उपलब्ध स्रोतों में से एक बन गई। वेस ने गुफा के चारों ओर देखा और सापेक्ष अंधेरे में झांकने की कोशिश की। गुफा के प्रवेश द्वार से प्रवाहित हो रही परिवेशीय रोशनी से उन्होंने दशकों के सुधार और उपेक्षा को देखा। पूल के चारों ओर कुछ अस्थायी संरचनाएं बनी हुई थीं। वे गिरे हुए धातु के पेड़ों और पिछले अभियान से बचाई गई निर्माण सामग्री के संयोजन से एक साथ जुड़े हुए थे। एक कोने में जंग लगे हुए मलबे का एक बड़ा ढेर के ऊपर रखा हुआ था। कैयस की पूर्ति के लिए डॉक्टर जटलैंड वर्षों से उनके अंगों का नरभक्षण कर रहे होंगे। जिस बात ने वेस को सबसे अधिक प्रभावित किया वह यह था कि उसने जीवन के विभिन्न रूपों को इधर उधर भागते हुए देखा।
कुत्ते के आकार के हेक्सापॉड मलबे के चारों ओर स्पष्ट रूप से टिमटिमा रहे थे, जबकि हेक्साबेट्स की छोटी उड़ानें उसके सिर के ऊपर से धीरे धीरे उड़ रही थीं। उनमें से किसी ने भी उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई। वेस ने अनुमान लगाया कि जटलैंड ने अपनी अजीब नियंत्रण विधि से उन्हें वश में कर लिया होगा। अकेले हेक्सापोड्स को वश में करने और निर्देशित करने की उस पागल व्यक्ति की क्षमता ने उसे खुद को जंगल का राजा कहलाने की योग्यता प्रदान की। काई उस किनारे से खोदे गए एक गहरे तालाब पर लेट गया। वह तब तक पानी में डूबा रहा जब तक कि वे उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच गया। डॉक्टर जटलैंड ने अपनी अस्थायी सीट पर बंधी पट्टियों को हटा दिया और अभ्यास के साथ आसानी से पूल के किनारे पर कूद गए। वह आदमी उस पर मुस्कुराया, जैसे कि वह जानता हो कि वे इसने क्या छिपाने की कोशिश की थी। यहाँ तुम्हारे लिए कोई बचाव नहीं होगा। श्री केलर ने मुझे यह बताने में मदद की है कि आपका अभियान क्या कर रहा है। यह मत सोचो कि यह मेरा एकमात्र आधार है। वास्तव में मैंने 15 से अधिक चौकियां बनाई हैं। वे उन सभी को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हा 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 हा, वो गद्दार। वेस ने अपनी सांस के तहत चाप दिया। जटलैंड के साथ सहयोग करने के केलर के दूरदर्शितापूर्ण निर्णय ने उनकी एक उम्मीद को बर्बाद कर दिया। अभियान एक पागल आदमी का पीछा करने के लिए बहुत अधिक यंत्रों को मोड़ नहीं सका, खासकर तब जब उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। बचाव की संभावना लगभग शून्य हो गई। वेस अभी केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? और क्या? मुझे एक डिजाइनर की आवश्यकता है, और आप एकमात्र मूर्ख हैं जो इस ग्रह पर आने के लिए पर्याप्त मूर्ख हैं। तुम यह हो। हा 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 हा। डॉक्टर जटलैंड की उन्मादपूर्ण हंसी वेस को नागवार गुजरी। उस आदमी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह लगातार खुद को उत्तेजक इंजेक्शन लगाता हो। कभी कभी वह रुकता था और धीरे से अपने आप से फुसफुसाता था, जैसे कि उसके मन में कोई दूसरा व्यक्तित्व हो। जब जटलैंड को कुछ स्पष्टता प्राप्त हुई तो उसने लेजर फोकस के साथ वेस की ओर रुख किया। एक डिजाइनर को केवल मेक डिजाइन करने की आवश्यकता होती है। और मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? अंततः मेरे केयस को वह ध्यान मिलेगा जिसका वे हकदार है। डॉक्टर ने बड़े अजीब ढंग से जोर से सीटी बजाई। पास में आराम कर रहा एक किशोर हेक्सापॉड तुरंत तैयार हो गया और कुछ ही समय में वेस के पास पहुंच गया। प्राणी ने उस पर फुंफकारते हुए अपना सिर आगे की ओर उछाल दिया। प्राणी की दिशा के माध्यम से वेस आगे बढ़े और आधे डूबे हुए केयस के साथ झील के पास पहुंचे। मेघ पानी में फंसे मलबे की तरह लग रहा था, हालांकि अंधेरे ने उसे अधिक विवरण देखने से रोक दिया। यहाँ बहुत अंधेरा है। क्या आपके पास लाइट या कुछ और है? तुम दयनीय आधारभूत मानव हो। जटलैंड ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह आगे बढ़ना शुरू कर दिया और बचाया कवच चढ़ाना से बनी संरचनाओं में से एक के पास पहुंचा। उसके दोनों हाथों ने बगल से बाहर निकल रही जुड़वांछड़ों की एक जोड़ी को छुआ। वहां प्रकाश होने दो। कुछ अविश्वसनीय हुआ। जटलैंड के हाथों से एक जीवित धारा निकली और छड़ों में स्थानांतरित हो गई। पूरी गुफा जीवंत हो उठी क्योंकि मलबे से बचाई गई अलग अलग रोशनियां जल उठी और गुफा की सांसों को रोशन कर दिया। वेस ने अपने बेस में एकत्रित हेक्सापोड्स जटलैंड की मात्रा को कम करके आंका था। वह हेक्साबेड की एक पूरी कॉलोनी को गुफा की छत पर चुपचाप आराम करते हुए देख सकता था। जहां तक स्थल रूप हेक्साबेड का सवाल है, दुर्जय वयस्कों का एक छोटा समूह प्रवेश द्वार के पास आराम कर रहा था। जैसे ही वेस ने भागने की कोशिश की, वे उसे कुचलने के लिए तैयार थे। हेक्सापोड्स पर जटलैंड का नियंत्रण इतनी भयानक ऊंचाई तक पहुंच गया था कि इसे सामान्य ज्ञान के माध्यम से समझाया नहीं जा सका। भले ही उन्होंने हेक्सापोड्स के एक ही समूह को प्रशिक्षित करने में दशकों बिताए हों, लेकिन उन्हें इतना स्मार्ट नहीं बना पाना चाहिए था कि वे उन आदेशों का पालन कर सके जिनका पालन केवल एक संवेदनशील प्राणी ही कर सकता है। क्या हेक्सापॉड संवेदनशील है? हे। जटलैंड खिलखिला उठा। तुम अंधे मूर्ख हो। वे मात्र जानवर हैं।
क्या आप किसी कुत्ते से आपके लिए रात का खाना बनाने के लिए कह सकते हैं? आप ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप उनके जीन के साथ छेड़छाड़ न कर लें, लेकिन तब वे कुत्ते नहीं रहेंगे। वह आदमी अनजाने में प्रकट होने से पहले 1 और मिनट तक इधर उधर घूमता रहा। कुछ महत्वपूर्ण कॉम्पैक्ट ने कभी भी मेरे शोध पर विश्वास नहीं किया। लाइफ शाखा के निकट दृष्टिहीन बेवकूफ केवल एमटीए के दीर्घायु रहस्यों को दोहराने पर अपना धन केंद्रित करते हैं। वे पूरी तरह से भटक गए हैं। हम आत्मा का विकास करते हैं, शरीर का नहीं। मांस कचरा है। वेस ने अपने बेड़ियों में बंधे हाथों से अपने कानों को रगड़ने की कोशिश की, लेकिन वे अपने हेलमेट से टकरा गया। क्या उसने सही सुना? क्या आप 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट का हिस्सा थे? वह आदमी चुप हो गया और उसकी नजर वेस पर पड़ी जैसे एक बिल्ली किसी पक्षी को देखती है। आपको कॉम्पैक्ट के बारे में नहीं जानना चाहिए। क्या आप नियमित मेक डिजाइनर नहीं हैं? मेरे स्वामी के पास कॉम्पैक्ट पर कुछ खुफिया रिपोर्टें हैं। हालांकि उन्हें पढ़ने के लिए मेरी मंजूरी बहुत कम है। मैंने केवल उनके शीर्षकों पर नजर डाली। सच और झूठ के अजीब मिश्रण ने वेस को उसके रहस्य उजागर होने से बचा लिया। वह निश्चित रूप से जटलैंड को यह नहीं बताना चाहता था कि 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट ने उसके पिता को भगोड़े के जीवन में मजबूर कर दिया। अजीब बात है, जटलैंड वेस को देखकर ऐसे मुस्कुराया मानो उसने कोई अजीब चाल चल दी हो। जो लोग कॉम्पैक्ट के बारे में केवल बाह्य रूप से जानते हैं, उनके लिए हमें अक्सर संप्रदायवादियों और आतंकवादियों के रूप में पेश किया जाता है। आप जानते हैं क्यों? नहीं, क्योंकि यह सच है। हम 5 स्क्रॉलों की पूजा करते हैं। हम उन अमर देवताओं का आदर करते हैं जिन्होंने हमें निश्चित ज्ञान प्रदान किया है। केवल इन्हीं कारणों से एमटीए और सीएफए के दुष्ट गद्दारों ने उस हाथ को काटना उचित समझा जिसने उन्हें खाना खिलाया। हमने उन्हें आधारभूत मानव के जीवन को 500 वर्ष तक बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराए। हमारे विशिष्ट जीवन पर्यंत उपचारों के बिना वे कभी भी उन कुलीनों को अपने वश में नहीं कर पाते जो उनके छोटे राज्यों पर शासन करते हैं। वेस यह निर्धारित नहीं कर सका कि जटलैंड ने कोई सच बोला था या नहीं। उसके मुंह से निकलने वाले विनाशकारी रहस्यों ने वर्तमान मानव व्यवस्था के बारे में उसकी संपूर्ण समझ को बदल दिया। वह अक्सर सोचते थे कि एमटीए और सीएफए ने मानव समाज पर इतनी मजबूत पकड़ क्यों बनाए रखी। शायद मनुष्य के प्राकृतिक जीवन काल से कहीं अधिक जीने की पेशकश ने इन लाड़ प्यार वाले शासकों के लिए एक घातक आकर्षण प्रस्तुत किया। आप जानते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसे बढ़ाया जाता है? बिल्कुल। मैं जीवन शाखा का हिस्सा हूँ। मुझे अर्थ स्क्रॉल और वाटर स्क्रॉल की कुछ महिमा की झलक देखने का अवसर भी मिला है। क्या आप जानते हैं कि स्क्रॉल की प्रतिलिपि का एक अंश देखना कितना दुर्लभ है? यह मेरे जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था। स्क्रॉल, ओह अनमोल स्क्रॉल, काश मैं मूल प्रति देख पाता। छूटे हुए हिस्से अब भी मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। शायद डॉक्टर सीमा पर भागने से पहले ही गहरे छोर से चला गया था। वेस ने अनुमान लगाया कि इन कथित स्क्रॉलों ने उन्हें देखने वाले किसी भी व्यक्ति को पागल बना दिया। डॉक्टर जटलैंड इस बात पर विलाप करते रहे कि कैसे उन्होंने इन मायावी स्क्रॉल में निहित रहस्यों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही समझा। चाहे कुछ भी हो, वेस जटलैंड से और अधिक रहस्यों का पता लगाना चाहता था, जबकि वे अभी भी बात करने के मूड में था। आपने स्क्रॉल से क्या सीखा? क्या उन्होंने आपको हेक्सापॉड्स को संचार और नियंत्रित करना सिखाया? चुप रहो। डॉक्टर जटलैंड ने अपने हाथ को झटका दिया, जिससे वेस के बगल में कुत्ते के आकार के हेक्सापॉड ने उसे अपने अगले अंग से पटक दिया। स्क्रॉल की पवित्रता को धूमिल नहीं किया जा सकता। यदि मैंने जो कुछ देखा है उसे प्रसारित कर दूं तो अमर देवता स्वयं मुझ पर प्रहार कर देंगे। अपने कठोर शब्दों के बावजूद जटलैंड फिर से हंसा और पूर्व संबद्धता के साथ अपने संघर्षों के बारे में बड़बड़ाने लगा। जीवन शाखा ने जीवन के बारे में बात को पूरी तरह गलत समझा। वे हास्यास्पद चरम सीमा तक दीर्घायु का प्रयास करते हैं,
उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वे केवल आत्मा पर और अधिक बेड़ियां डाल रहे हैं। केवल आत्मा की खेती करके ही हम अमरता प्राप्त कर सकते हैं। हर दूसरा रास्ता ध्यान भटकाने वाला है। जबकि वे इस तत्व मीमांसा में विश्वास करते थे, उन्होंने केवल यह स्वीकार किया कि उन्हें पूरी तरह से नहीं पता था कि मल्टीवर्स कैसे काम करता है। एक बार जब आप चीजों के काम करने के नियमों को समझ जाते हैं तो हर चीज को तर्क और विज्ञान के माध्यम से समझाया जा सकता है। अज्ञात के प्रति इस तर्कपूर्ण दृष्टिकोण के विपरीत, 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट ने माना कि देवता वास्तव में अस्तित्व में थे। यह विश्वास करने जैसी एक भ्रमपूर्ण कल्पना कि संदिग्ध मूल के लुढ़के हुए चर्म पत्रों का एक गुच्छा आपकी आत्मा को अमर बनने में मदद कर सकता है, स्पष्ट रूप से बहुत दूर चला गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एमटीए और सीएफए ने कॉम्पैक्ट को पागल संस्कृतिवादियों का संग्रह माना। डॉक्टर जटलैंड की बमुश्किल समझ में आने वाली बकवास के दौरान वेस को इस बात का थोड़ा एहसास हुआ कि कॉम्पैक्ट ने क्या किया। जीवन शाखा के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा और विवेक की परवाह किए बिना प्रयोग किया। उनके बेतहाशा प्रयोग से अक्सर मानव एलियन संकर जैसे विचित्र परिणाम सामने आए, जो भस्म होने लायक थे। यह सब मानव शरीर को और अधिक दुर्जय बनाने के लिए नए तरीके विकसित करने के प्रयास में था। हालांकि वे अक्सर असफल रहे, लेकिन उनकी दुर्लभ सफलताओं के कारण कभी कभी अनुसंधान के कठिन क्षेत्र में आमूल-चूल उन्नति हुई। जटलैंड ने स्पष्ट रूप से अपने शरीर को इस तरह से संशोधित करने में सक्षम होने के लिए इस व्यापक शोध के कुछ फलों का आनंद लिया, जिससे उसे इस विदेशी बायोम के अनुकूल होने की अनुमति मिली। मैंने क्या किया है? मैंने कॉम्पैक्ट के बारे में बात की। मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। जटलैंड ने जोर जोर से खुद को इस हद तक डांटा, अपने चेहरे पर मुक्का मारना। वेस को एक भयानक डर का सामना करना पड़ा जब प्रत्येक घूंसे ने शक्तिशाली गर्मी का एक छोटा सा विस्फोट छोड़ा जो उनके आसपास के वातावरण में फैल गया। जटलैंड की मुट्ठियों से निकली ऊर्जा की मात्रा से कोई भी असुरक्षित इंसान जलकर राख हो जाता, लेकिन डॉक्टर फिर भी ठीक दिख रहे थे। यह मुझे याद दिलाता है, मुझे आपके शरीर को कुछ नए प्रत्यारोपण उपहार में देने चाहिए। हम आपको भूख और प्यास से मरते हुए नहीं देख सकते, जबकि आप माए की तरह तीव्र विकिरण विषाक्तता के कारण धीरे धीरे अपने शरीर के टूटने के दर्द से पीड़ित हैं। वह केवल कुछ महीनों तक ही टिक सका, और जैसे ही हमारे पोषक तत्वों का पेस्ट खत्म हो गया, वे टेढ़ा हो गया। जटलैंड ने वेस पर अशुभ दृष्टि से तिरस्कार किया, मानो डॉक्टर अभी उसे चीरने का इरादा रखता हो। जबकि वेस गुप्त रूप से जटलैंड की अजीब क्षमताओं से ईर्ष्या करता था, वे इस प्रक्रिया में अपना विवेक खोना नहीं चाहता था। इसके अलावा वेस को संदेह था कि जटलैंड केवल कुछ आवश्यक प्रत्यारोपणों के साथ नहीं रुकेगा। देखिए, हमें वेस से कुछ भोजन, पानी और हवा मिल सकती है। मुझे ऑपरेशन करने की परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत धीमा, बहुत सीमित, बहुत सीमित। मेरे विशेष जटलैंड अंग को आपके हृदय के चारों ओर लपेटकर आप एक सपोर्ट्स की तरह हमारे चारों ओर से अधिकांश ऊर्जा खींचने में सक्षम होंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप जंगल पर मेरा शासन मजबूत करने के लिए लंबे समय तक टिके रहें। इससे पहले कि वेस कुछ कदम पीछे हट पाता, जटलैंड अमानवीय गति से आगे बढ़ा और उसके खतरनाक सूट का कॉलर पकड़ लिया। डॉक्टर ने बाहरी नियंत्रणों को टटोला और जबरन हेलमेट उतार दिया। वायु, मैं सांस नहीं ले सकता। जब वेस ने अपनी सांस रोकने की कोशिश की तो उसका दम घुट गया। ग्रोइनिंग आईवी की जहरीली हवा ने उसकी आंखों को इस हद तक खराब कर दिया कि वे लगभग अंधा हो गया। उसके मुंह, नाक और कान के अंदरूनी हिस्से ऐसे जल गए जैसे उन्हें तेजाब में डुबो दिया गया हो। दर्द उसके शरीर पर इतना हावी हो गया कि वह अपने जीवन रक्षक उपकरणों को सक्रिय नहीं कर सका। जटलैंड ने अपनी नंगी हथेली वेस के धड़कते सिर के ऊपर रख दी। अब सो जाओ,